हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज फर्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं हम और फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो कैसी फीलिंग लग रही है सबको? हैप्पी हो या सैड? रेडी हो या नहीं? अगर सब रेडी हो तो कमेंट्स में मुझे थम्स अप दो, चैट में मुझे थम्स अप भेजो। ठीक है। सो अब केमिकल रिएक्शन होता क्या है? देखो, इसका तो बहुत ही साधारण सा एक एग्जांपल दे सकते हैं हम। जैसे एक क्लास को हम लैब मान लें और केमिकल्स को हम स्टूडेंट्स मान लें। तो जब स्टूडेंट आपस में ग्रुप्स बना लेते हैं, सामने वाले बच्चे को देख के पता लग जाता है भाई अब इस ग्रुप के कारण हमारे साथ या तो कुछ अच्छा होगा या तो कुछ बुरा होगा, है ना। पता लग जाता है भाई हमारे साथ ऐसा बहुत होता है, तो ऐसा पता लग जाता है। तो वहाँ ये स्टूडेंट्स का रिएक्शन होता है। यहाँ बस सेम ही होता है। केमिकल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक अलग ही चीज़ फॉर्म होती है, अलग टाइप का केमिकल फॉर्म होता है। तो उस फॉर्मेशन को ही हम जब फॉर्म करवाते हैं, उस प्रोसेस को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, है ना। उसको जाने कैसे कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया है या नहीं हुआ है। हम गए देखने, हमें पता ही नहीं है कि हमारा रिएक्शन हो गया ही नहीं हुआ है। निंजा वाली फीलिंग आ रही है इस लेज़र लाइट को चला के पूरी टिच टिच, है ना। चलो पढ़ते हैं। तो पता कैसे लगा है कि केमिकल रिएक्शन हो गया है या नहीं हुआ है? तो इसके लिए भी कुछ आइडेंटिफिकेशन दिए है भाई हमें, कि हम जान पाए, नादान बालक हम जान पाए कि क्या आइडेंटिफिकेशन होती है। सो पहली आइडेंटिफिकेशन होती है चेंज इन स्टेट। अब सर अपना सर खुजाओ कि चेंज इन स्टेट तो फिजिकल चेंजेस में था, तो इसमें क्यों दे दिया केमिकल चेंजेस में क्यों दे दिया फिर? अरे फिजिकल चेंजेस में जो चेंज इन स्टेट था वो था टेम्पररी, कि वो बार बार चेंज कर सकता है अपनी स्टेट। केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज हो गई तो हो गई, अब दोबारा नहीं बदली जाएगी, हो गई वो चेंज स्टेट। तो यहाँ होती है परमानेंटली स्टेट चेंज। ओके। कलर्स चेंजिंग बहुत ही सुंदर रिएक्शन होता है। कलर चेंज हो जाता है, कितने प्यारे प्यारे कलर्स दिखते हैं फिर, है ना। तो जब रिएक्शन करवाते वक्त अगर कलर चेंज हो रहा है मतलब कि रिएक्शन हो रहा है। एब्लेशन ऑफ गैस मतलब गैस का निकलना। अब आप सोचोगे गैस तो हमें दिखती ही नहीं है तो हम कैसे पहचाने? कई बार केमिकल रिएक्शन करवाते हुए गैसेस का रंग भी दिखता है और कई बार गैसेस की स्मेल से भी पहचाना जाता है कि गैस निकली या नहीं निकली। ओके। तो ऐसे उनकी पहचान होती है। टेम्परेचर में चेंज। केमिकल रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो कई बार ऐसा होता है पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे थे दोनों केमिकल, और जैसे ही रिएक्शन करवाया दोनों का जो टेम्परेचर था वो बदल गया एकदम से टेम्परेचर उनका चेंज हो गया रिएक्शन के बाद और वो बहुत गर्म गर्म हो गए, है ना। तो ऐसे भी हो सकता है, इसलिए लैब में किसी भी टेस्ट ट्यूब को हाथ मत लगाना। प्रिकॉशन है आपके लिए। ओके। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है? अच्छा, समझते इसे भी क्या होता है। जब हम दो सॉल्यूबल लिक्विड्स यानी कि घुल मिलने वाले लिक्विड्स जो आराम से एक दूसरे से मिल सकते हैं, वो लिक्विड्स को जब हम एक साथ मिलाते हैं और उनसे एक ऐसी सब्सटेंस मिलती है जो कि इनसॉल्यूबल हो, जो कि ना घुल पाए, ऐसी सब्सटेंस एक फॉर्म हो जाती है, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे मैंने दो टेस्ट ट्यूब लिए और वो दोनों ही लिक्विड्स में आराम से घुल मिलने वाले और दोनों को मिक्स किया तो ऐसी सब्सटेंस मुझे मिली जो कि नीचे जाकर बैठ गई, टेस्ट ट्यूब में नीचे जाकर बैठ गई, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस मिली जो कि नहीं मिली, घुल मिल नहीं पाई उसमें, तो उसको ही कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो कई बार रिएक्शन करवाते हुए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी होता है। ओके। अब केमिकल इक्वेशन कि केमिकल रिएक्शन तो जान लिया कि कैसे होगा, उसकी इक्वेशन कैसे बनाए। अलजेब्रिक आइडेंटिटी की इक्वेशन नहीं है, गलत मत करिए ना पेपर में, केमिकल इक्वेशन है। ओके, सिंबल से बनती है इक्वेशन।
रिएक्टेंट्स देखो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे है ना। और प्रोडक्ट होते हैं राइट हैंड साइड पे, कि जो न्यू चीज बनी, रिएक्टेंट्स मतलब जो कि रिएक्ट करेगी, और प्रोडक्ट जो न्यू चीज बनेगी। ओके, एरो एरो क्या काम करता है? बेखामा बीच में अड़ा है? नहीं, बीच में ऐसे ही नहीं अड़ा है, लगाया गया इसे भाई। तो एरो का मतलब होता है, एरो को हम प्रोडक्ट के साइड में दिखाते हैं, और क्या इससे पता लग रहा है कि मेरे प्रोडक्ट की डायरेक्शन का है, मेरा रिएक्शन किस डायरेक्शन से जाए। ऐसा थोड़ी ना, अगर एरो इस साइड में बना होता तो हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन इस साइड से जा रहा है, इस साइड बना है तो इस साइड से जा रहा है। तो इससे पता लग रहा है कि रिएक्शन मेरा किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इससे पता लगता है। अब ये दिमाग का थोड़ा बल्ब जलाओ और थोड़ा अच्छे से समझो, दिमाग का बल्ब जलाओ, इसलिए मैंने बल्ब बनाया है कि बच्चों के दिमाग का बल्ब जाग जाए थोड़ा, सोए हुए बच्चों का। ठीक है, केमिकल इक्वेशन। अब देखो केमिकल इक्वेशन भी दो टाइप्स की होती है, दो तरह की। एक होती है स्केलेटल इक्वेशन, एक होती है बैलेंस इक्वेशन, है ना। तो स्केलेटल इक्वेशन होती है अनबैलेंस इक्वेशन, जो कि बैलेंस ना हो। बैलेंस इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स रिएक्टेंट साइड पे और नंबर ऑफ आइटम प्रोडक्ट साइड पे सेम हो, इक्वल हो, तो वो बैलेंस होगी। ऐसे ही क्लास में भी दो टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं स्केलेटल की तरह पूरे पतले पतले दुबले बच्चे, और एक होते हैं पूरे बैलेंस इक्वेशन मोटे तगड़े बच्चे। वैसे ही केमिकल इक्वेशन भी दो टाइप्स की होती है, स्केलेटल इक्वेशन और एक बैलेंस इक्वेशन। अच्छा, पर लिखे कैसे इक्वेशन को, है ना, ये भी एक टॉपिक आता है, लिखे कैसे इक्वेशन को, कैसे लिखे। तो इसका सबसे इजी वे होता है कि उसे वर्ड इक्वेशन में लिखा जाए। ठीक है, सबसे इजी वे इसका होता है कि इसे हम वर्ड इक्वेशन में लिखें। सोचो थोड़ा कैसे लिखेंगे, सोचो सोचो कैसे लिखेंगे। देखिए, मैग्नीशियम, पूरा एक वर्ड लिखा मैंने, मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है ना। सोचना पड़ा ना थोड़ा, पर बहुत लंबी है, लिखते लिखते तो हाथ ही दुख जाएंगे, इतनी भी लंबी नहीं है खैर, पर मानने में कुछ जा नहीं रहा। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो क्या यही एक वे है? नहीं, वर्ड इक्वेशन भी एक वे है, बट इससे इजी वे, कि आसानी से लर्न करने वाला और इजी वे जो है वो है फॉर्मूले में लिखना, केमिकल को फॉर्मूले में लिखना। Mg, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का O2, तो इनको फॉर्मूले में लिखा और जब दोनों ने रिएक्ट करा तो बन गया MgO ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है इस सेक्शन में, मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करते हैं, और बर्निंग से हमें वाइट डेजलिंग लाइट, डेजलिंग मीन्स चमकदार, तो डेजलिंग वाइट कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है, एक लाइट प्रोड्यूस होती है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ऐश ऐश बनता है पूरी डार्क नीचे। ओके, प्लेट में आ जाती है पूरी। अब देखो ये बोल रहा है मेरा नाम अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, मेरा नाम अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, और इसने बोला मेरे को कि इस पेज पे जो भी इक्वेशन बनेगी भाई वो अनबैलेंस्ड ही बनेगी, है ना। इसने कहा तो हमें करना पड़ा, तो इसलिए हमने इसे अनबैलेंस्ड ही बना दिया, क्योंकि इसने कहा इस पेज पे जो भी इक्वेशन बनेगी वो अनबैलेंस्ड बनेगी, और हमें इसलिए ये माननी पड़ी, इसके बाद पढ़ना ये हमें ही खा जाएगा, तो डर के रहो थोड़ा इससे। ठीक है, तो Mg और O2 कैसे पता लगा कि ये अनबैलेंस्ड है, यहाँ Mg का 1 एटम है, आगे कुछ नहीं लगा यानी कि 1 है, तो यहाँ तो 1 ही है। ओके, तो ये तो बैलेंस है। पर ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 लगा है, यानी कि ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है, तो ये अनबैलेंस है। चलो हमने इसकी बात मान ली इसलिए खुश है, वरना ये गुस्सा हो जाता हमसे।
हमें गुस्सा नहीं करना है किसी को भी, ठीक है, किसी को गुस्सा मत कर देना, ठीक है। तो ये भी आया, इसने कहा चलो मैं तुम्हें बचाता हूँ, मैं तुम्हें बैलेंस करना सिखाऊंगा इक्वेशन। उसने तो तुमसे अनबैलेंस इक्वेशन तुम्हें सिखा दी और वही करना बताया, वही करवाया ही उससे, पर हम तुम्हें बैलेंस करना सिखाएंगे, बैलेंस इक्वेशन करना सिखाएंगे भाई। चलो सीख लेते हैं, सिखा रहे तो हमारा क्या जा रहा है ना, ठीक है। तो इसने मुझे बोला कि ये जो इक्वेशन है इसको बैलेंस करके देखते हैं, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक से लिया मैंने, इसको हम बैलेंस करके देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्या पता हो जाए, है ना, बैलेंस करके देखते हैं। तो इसने बोला सबसे पहले तो बॉक्स बना ले, ठीक है, मैंने बॉक्स बनाए सबके आगे यहाँ पे। इसने कहा सबसे पहले इन सबके आगे एक बॉक्स बना लो, तो मैंने बॉक्स बना दिए। उसके बाद इसने कहा सब एलिमेंट्स एक साइड पे लिखो, तो मैंने ये भी लिख दिया, देखो Fe H और ये O, सारे एलिमेंट्स एक साइड पे लिख दिए। फिर इसने कहा कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे जितने भी है वो एक साइड पे लिखो, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ आइटम्स इन प्रोडक्ट साइड पे जितने भी है वो एक साइड पे लिखो। तो हमने क्या पाया कि आयरन के रिएक्टिंग साइड पे 1 है और प्रोडक्ट साइड पे 3 है, तो ये तो अनबैलेंस्ड है। वैसे ही हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2, तो ये तो बैलेंस है। बट ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो ये भी अनबैलेंस्ड है। तो इसने बोला, मैंने कहा मैं किसको पहले करूँ, किसको मैं पहले करूँ, यहाँ पे गिनतियाँ करके अंदाजा लगाऊँ, तुक्का लगाऊँ, क्या करूँ, किसको मैं पहले करूँ यहाँ पे। तो उसने बोला इसका सिंपल सा वे है कि जिसके भी नंबर ऑफ आइटम सबसे ज़्यादा है उसको पहले बैलेंस करना शुरू कर दो। अब सबसे 1 बड़ा है, 3 बड़ा है, 2 बड़ा है या 4 बड़ा है, 4 ही बड़ा है, ऑफकोर्स इतनी तो गिनती सबको ही आती है, 4 ही बड़ा है, तो हम ऑक्सीजन से ही शुरू करेंगे बैलेंसिंग, ओके। तो मैंने उससे पूछा भाई आगे क्या करना है, मुझे नहीं आता, तुम मुझे पढ़ाओ क्या करना है आगे। तो उसने कहा अच्छा रुको पढ़ाता हूँ मैं। इसने कहा देखो ये पहले हम लिखो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियली स्टार्टिंग में कितने थे। तो रिएक्टेंट साइड पे मैंने कहा भाई 1 थे और प्रोडक्ट साइड पे 4 थे। तो उसने कहा यही तो करना है कि रिएक्टेंट साइड पे 1 था और प्रोडक्ट साइड पे 4 था, तो बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट साइड पे 4 इंटू कर देंगे, तो यहाँ भी 4 हो जाएंगे, यहाँ भी 4 हो जाएंगे, है ना। मैंने कहा चलो 4 बता दिया, पर मैं लिखूँ कहाँ 4, यहाँ लिख दूँ आगे ऑक्सीजन के। उसने कहा नहीं नहीं मार्क्स कट जाएंगे, 4 आगे लिखना है इक्वेशन के। तो अच्छा करा उसने बता दिया, वरना मेरे पेपर में मार्क्स जरूर कट जाते हैं। तो 4 आगे लिखना है इक्वेशन की। चलो इतना तो उसने समझाया, आगे भी समझाता है वो। उसने आगे बोला अब ऐसी है हाइड्रोजन का करके बताओ मुझे कि मैंने बोला इनिशियली हाइड्रोजन में तो 8 थे और प्रोडक्ट साइड पे 2 थे, है ना। तो उसने कहा तो बैलेंस करके बताओ। तो मैंने कहा अगर रिएक्टेंट साइड पे 8 है और प्रोडक्ट साइड पे 2 है तो मैं 4 से इंटू करके इसे 8 कर सकती हूँ। तो उसने मुझे वेरी गुड कहा और एक टॉफ़ी खिलाई, ओके। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर अपना 4 लिख दिया, तो मेरी 2 चीज़ें तो बैलेंस हो गई। अब उसने कहा आयरन लास्ट का बचा एक आयरन, उसे भी बैलेंस कर ही लेते हैं, उसको क्यों छोड़ेंगे, हम सबको ही बैलेंस करके जाएंगे आज, हम मोटा तगड़ा बना के जाएंगे आज सबको, है ना। उसने ये बोला मुझे। सो एटम्स ऑफ आयरन उसने कहा लिखो। मैंने कहा ठीक है लिखती हूँ मैं, आपकी बात सड़ाकों पर। इनिशियली रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पे 3 है। उसने कहा आप बैलेंस करो, तो मैंने कहा ठीक है मैं करती हूँ बैलेंस। तो अगर प्रोडक्ट साइड पे 3 है तो मैंने कहा रिएक्टेंट साइड पे इंटू 3 कर देती हूँ, तो आ जाएगा आंसर, है ना। तो मैंने ये भी कर दिया और यहाँ पे उसको 3 लिखकर भी दिखा दिया। अब उसने कहा इक्वेशन को ऐसे ही लिखो पूरा, बॉक्स हटा दो और एक सिंपल से रूप में लिख दो बॉक्सेस को हटाकर, है ना। मैंने ये भी काम कर दिया। मैंने पूछा अब क्या करना है, उसने कहा अब बहुत हो गया, इतना मत पढ़ो, बस इतना ही होता है, बैलेंस कर ली तुमने इक्वेशन, तुम विजेता बन गए इस गेम के, हाँ ठीक है। तो पढ़ के इतना ही होता है, नहीं। मैंने उसे कहा मुझे ये सब आता था, इतना नहीं होता, इसके आगे भी कुछ होता है। उसने बोला क्या होता है। मैंने कहा
फिजिकल स्टेट्स के सिंबल भी तो लिखने होते हैं कि उसको कौन से रूप में यूज़ करूं। अगर तुम मेरे को नहीं बताते, मैं तो H2O को लिक्विड के रूप में यूज़ कर लेती ना। तो इसको भी तो बताना है कि एक गैसेस स्टेट में यूज़ करना है या कि स्टीम के रूप में, भाप के रूप में यूज़ करना है। तो इसलिए फिजिकल स्टेट्स भी लिखी होनी चाहिए सिंबल्स के साथ में, है ना। और एक और चीज़ भी लिखी होनी चाहिए कि रिएक्शन की कंडीशन क्या है, उस पर कोई टेम्परेचर डालना है, उस पर कोई प्रेशर डालना है या कोई कैटालिस्ट डालना है। उसने पूछा कैटालिस्ट क्या होता है। मैंने कहा सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बातें, दिमाग का बल्ब जलाओ दोबारा और ध्यान से सुनो कि कैटालिस्ट होता क्या। जब कोई रिएक्शन 2-4 दिन में हो रहा है, आराम से बड़े मज़े से हो रहा है, पर हम चाहते हैं कि वो जल्दी हो जाए, इतना मज़े ना ले और जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि हम उसकी तरह विल्ले नहीं बैठे, तो हमें चाहिए कि वो जल्दी जल्दी हो जाए, है ना। तो हम उस पर एक कैटालिस्ट डाल देंगे, है ना। वो क्या कर देगी, रिएक्शन को या तो फास्ट या तो स्लो कर देगी और इससे हमारा रिएक्शन फास्ट या स्लो हो जाएगा। हम उसकी स्पीड कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। और ये सब कहाँ इंडिकेट होगा, अब यहाँ तो कहीं जगह है नहीं, तो यहीं एरो के ऊपर या नीचे बेचारे एरो को दबा देते हैं। हम इन सब के बोझ के मारे होता है एरो, और एरो को हम दबा देते हैं इन सब के नीचे, तो एरो के ऊपर या नीचे लिखा जाती है ये सब चीज़ें। ओके, लाइक करो वीडियो प्लीज़। ओके, आगे आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अरे बच्चों भैया, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स भी जान लो जिससे आप बच पाए। अगर आप अपनी क्लास में जाओगे और उनके ग्रुप्स का टाइप नहीं जानोगे कि कौन से टाइप का ग्रुप है, अच्छे है, बेकार है, क्या कर देगा, बुरा ग्रुप है, कैसा ग्रुप है ना, अगर टाइप नहीं जानोगे तो आपके लिए बहुत खतरनाक चीज़ हो जाएगी, ये तो खौफनाक चीज़ हो जाएगी, फंस ना जाओ आप। तो इसलिए टाइप्स जानना भी ज़रूरी होता है। ओके, सो पहला टाइप आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, बहुत ही सिंपल होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि मेरे पास देखो यहाँ दो प्रोडक्ट है, मेरे पास दो रिएक्टेंट्स है, मेरे पास, और इन दोनों रिएक्टेंट्स को जब मैं रिएक्शन करवाती हूँ तो एक प्रोडक्ट मिलता है मुझे, मान लो 2 स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे 2 पेंसिल दी, आधी आधी टूटी 2 पेंसिल दे दी। मैंने क्या करा, उन पेंसिल को टेप से जोड़ लिया और एक पेंसिल बना दी। बहुत दिमाग होता है जुगाड़ू काम, है ना। तो एक पेंसिल बना ली, तो एक प्रोडक्ट बन गया ना मेरे पास, तो 2 चीज़ों का एक प्रोडक्ट बन गया। तो वही होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब 2 चीज़ों का रिएक्शन करवा के एक चीज़ बनती है, एक ओनली वन प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए, तो वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एनसीईआरटी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्विक लाइम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, स्लग्ड लाइम बनता है। अब मैंने कहा था टेम्परेचर भी चेंज होता है, ये भी एक आइडेंटिटी होती है। तो इसमें क्या होता है, उसको हाथ मत लगा के देखना बिल्कुल भी। जब आप इन दोनों चीज़ों का रिएक्शन कराते हो और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको आप हाथ लगाओगे ना, बहुत गर्म होगा, वो हाथ जल जाएगा, बहुत गर्म होगा वो। ओके, तो हीट भी उससे प्रोड्यूस होती है। अगर मैं यहाँ हीट नहीं लिखती तो आधे बच्चे ऐसे ही यहाँ करने शुरू कर देते और फिर हाथ लगा के देखते तो हाथ ही जलता। तो इसलिए उसके कंडीशंस लिखना भी ज़रूरी होता है। ओके, ठीक है। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस बला का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मीन्स एग्जिट करना। बहुत ही इजी वे बताती हूँ इसको याद करने का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। यहाँ क्या हो रहा है, मैंने रिएक्शन करवाया, एक प्रोडक्ट मिला, उसके साथ हीट निकली, हीट रिलीज हुई, बाहर की तरफ हीट निकली, हीट रिलीज हुई, है ना। तो इसका इजी वे क्या है, कैसे याद रखें कि एक्सोथर्मिक बोलते हैं इसे। देखो, एक्सो मतलब एग्जिट करना, बाहर निकल जाना, और इसमें भी यही होता है कि हीट बाहर निकल जाती है, रिलीज होती है ना। तो एक्सोथर्मिक मीन्स हीट को एग्जिट करवा देना, बाहर कर देना, ठीक है। जितना गुस्सा बढ़ा है मन में उसको बाहर कर देना, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो
एक नोट है, देखो जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होते हैं एक्सोथर्मिक होते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बहुत ही गुस्सा भरा होता है। बेचारे के बाद दो चीज़ें थी, उसको एक कर दिया, गुस्सा तो आएगा ही ना। तो में बहुत गुस्सा भरा होता है और वो उसको पूछ पूछ के बाहर फेंकता रहता है गुस्से को। तो इसलिए कभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन करवाते वक्त हाथ मत लगाना, वरना आप पे गुस्सा उतार देगा वो अपना। तो जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वेरी हैप्पी रिएक्शन, बहुत ही खुश। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, बिल्कुल ही उल्टा रिएक्शन है ये, इसमें बहुत उल्टा ही रिएक्शन है ये। इसमें होता है जब एक ही रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट फॉर्म करता है, मतलब मेरे पास एक पेंसिल है, मैंने तोड़ के दो पेंसिल बना दी, तो हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो जब एक ही रिएक्टेंट जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो उसको कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब मैंने खुश क्यों बोला, इसे क्यों इतना खुश है ये? खुश तो है बेचारा, पर जान नहीं है इसमें खुशी दिखाने के लिए, देनी पड़ती है जान तो। ठीक है, क्यों खुश है? क्योंकि ये है एंडोथर्मिक टाइप ऑफ। एंडोथर्मिक मीन्स क्या होता है, जिसमें हीट ऑब्जर्व होती है, उसको हीट बेचारे को लेनी। इतना खुश है कि बेचारे को गुस्सा देना पड़ता है, क्योंकि इतना भी खुश होना अच्छा नहीं है भाई, थोड़ा तो गुस्सा करना चाहिए ना। कि आपका कोई मजाक उड़ाया रहा है और आप तब भी खुश हो रहे हो, नहीं, थोड़ा तो गुस्सा दिखाओ उसको। तो हमें उसे गुस्सा देना पड़ता है भाई, इसको ये हीट ऑब्जर्व करता है, इसे गुस्सा देना पड़ता है हमें, इसलिए ये इतना खुश मिजाज का रिएक्शन है। ठीक है, इसके तीन टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स की इसको हमें गुस्सा देना पड़ता है, 3 अलग अलग प्रकार का गुस्सा मांगता है ये, तब जाके थोड़ा गुस्सा होता है। पर गुस्सा कभी बाहर नहीं फेंकता, अंदर ही लेता है बस, बाहर नहीं फेंकता गुस्से को कभी। दुनिया का गुस्सा ले लेता है और बाहर सिर्फ खुशियाँ खुशियाँ फैलाता है। ओके, तो थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मीन्स थर्मस। थर्मस क्या काम करता है, गर्म रखने का। सर्दियों के टाइम थर्मस में गर्म पानी या चाय डालते हो तो वो गर्म रहती है। तो थर्मल में भी थर्मल डिकम्पोजिशन भी यही होती है, जब हमें इसे हीट देनी पड़ती है, ठीक है, अगर हमें इसको हीट देनी पड़ी तो वो होगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। जैसे मैंने लाइमस्टोन, ये एक ही रिएक्टेंट है, इसके दो प्रोडक्ट बने ना, तो लाइमस्टोन को अगर मैंने हीट दी तो क्विक लाइम और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ओके, तो इसको मुझे हीट देनी पड़ी, तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकंड कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें हमें इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि करंट देना पड़ता है थोड़ा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे पानी में अगर H2O में, वाटर में आप अगर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाओगे, इलेक्ट्रिक करंट डाल दोगे, तो उससे क्या होगा, हमारी हाइड्रोजन अलग आ जाएगी और ऑक्सीजन अलग आ जाएगी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाएगी, रिश्ता तोड़ देगी, अलग हो जाएगी बेचारी। क्या अब वैसे ही ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता क्या, इसमें हमें फोटो में क्या करते हैं, फोटो में आप लाइट खोलते हैं ना, फ्लैश लाइट, कई बार बस फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन इसलिए ही नाम है, इसमें लाइट देनी पड़ती है। सनलाइट भी एक लाइट ही है, सन की रोशनी भी एक लाइट ही है, तो सनलाइट देनी पड़ती है ना, तो सनलाइट देनी पड़ती है इसे हमें। तो इसमें क्या हुआ, सिल्वर क्लोराइड को हमने मिलाया, सिल्वर क्लोराइड लिया हमने, वाइट कलर का है एकदम चमक चमक सा सिल्वर क्लोराइड, और उसको हमने धूप में रख दिया। कुछ समय बाद देखेंगे तो क्या मिलेगा, सिल्वर अलग हो गया है, क्लोराइड अलग हो गया है। सिल्वर ग्रे कलर का होता है, इसलिए वो ग्रे अलग हो जाएगा, और क्लोराइड अपना अलग हो जाएगा, और गैस की स्टेज में होगा इसलिए वो उड़ जाएगा, और हमें सिर्फ ग्रे कलर का एक पाउडर मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने बोला था डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत खुशमिजाज का है, क्योंकि वो एंडोथर्मिक है। तो ज़्यादातर
डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं, ज़्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं। चलो निंजा बनते हैं थोड़ी देर, फिश 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 ना, सारे दुखों को मार दो, खुश हो जाओ बस। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज़्यादा ताकतवर मेटल होता है, ज़्यादा ताकतवर मेटल लेस रिएक्टिव मेटल यानी कि कमज़ोर मेटल को डिस्प्लेस उसकी जगह से हटा देता है। यानी कि हम क्लास में खड़े हैं, हम दो दोस्त बात कर रहे हैं, हम दोनों ही बड़े कमज़ोर हैं और एक ताकतवर स्टूडेंट आ गया हमारे पास और मेरे को कह रहा है भाई तू हट यहाँ से, हट जा तू यहाँ से। तो मैं क्या करूँगी, कि मैं कमज़ोर हूँ, उससे लड़ तो सकती नहीं हूँ, तो मेरे को हटना पड़ जाएगा, है ना, और वो उसका दोस्त बन जाएगा। फिर मैं अपना अकेले हो जाऊँगी, है ना, अकेले हो जाऊँगी मैं। क्यों? क्योंकि मेरे को ज़्यादा ताकतवर स्टूडेंट ने मुझे हटा दिया क्योंकि मैं कमज़ोर थी। वैसे ही मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से हटा देता है। ओके, अब कैसे याद रखे कि लेस रिएक्टिव कौन है, मोर रिएक्टिव कौन है? तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, ठीक है। सो ये ट्रिक होती है, ये मोर रिएक्टिव ऊपर है और नीचे लेस रिएक्टिव आ रहा है। ओके, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, सबसे ज़्यादा हट्टा कट्टा, इसलिए नाम भी इतना बड़ा है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? बहुत ईजी है, बोलेंगे प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी a careless zebra, instead try learning how copper saves हो, ठीक है। इससे हम याद रख सकते हैं, ये एक सेंटेंस याद रखेंगे तो हमें ये याद रहेगा ना, ठीक है। तो हमने निंजा लेजर लाइट ले लिया है, तो ये सब याद कर लेना है ऐसे। देखो अब इसका एक रिएक्शन भी जान लेते हैं भाई कैसे होता है। देखो हमने क्या किया, आयरन लिया और आयरन था मोर रिएक्टिव, कॉपर बेचारा कमज़ोर था, तो क्या करा, आयरन ने कहा मेरे को सल्फेट के साथ दोस्ती बना दे और तू यहाँ से निकल जा। तो बेचारे कॉपर को अलग होना पड़ गया और आयरन सल्फेट की दोस्ती बन गई और कॉपर अलग हो गया, ठीक है। आयरन कलर भी देखते हैं इनका क्या होता है, आयरन जो होता है ग्रेश वाइट कलर का होता है, ग्रेश वाइट कलर का, ओके। और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो था ब्लू कलर का होता है, एक्वा सॉल्यूशन। अच्छा, एक्वा सॉल्यूशन बताती हूँ क्या होता है। एक्वा सॉल्यूशन होता है जब हम किसी सॉल्यूशन को पानी में मिलाकर बनाते हैं, जैसे नमक को पानी में मिलाया तो वो एक्वा सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि वो H2O में मिला है, जूस वूस में नहीं मिला है, H2O में मिला है, ओके। जैसे नमक जूस में नहीं मिलता, मान लो चीनी जूस में मिल गई तो ऐसा नहीं होता, वो एक्वा सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर चीनी पानी में मिलेगी तो वो एक्वा सॉल्यूशन होगा। थोड़ा टेस्ट बिगड़ गया मेरा, चलो कोई बात नहीं, टेस्ट को भी सुधार लेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट होगा ब्लू कलर का, और जब इनका रिएक्शन होगा तो कॉपर सल्फेट का रियल कलर होता है, सॉरी कॉपर का रियल कलर होता है रेडिश ब्राउन, तो रेडिश ब्राउन हो जाएगा, गुस्से से लाल, है ना, ठीक है। तो आयरन सल्फेट का कलर फेड होने लग जाएगा क्योंकि सल्फेट को आयरन की दोस्ती पसंद आई नहीं और इसलिए सल्फेट का कलर फेड होना शुरू हो जाएगा और वो हो जाएगा ग्रीन कलर का, फेड होगा कलर, तो लाइट हो जाएगा, ब्लू से धीरे 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 ग्रीन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो इनकी तो दुख भरी कहानी हमने सुन ली, आगे जानते हैं क्या होगा। न्यूज़ रिपोर्टर जैसी फीलिंग आ रही है, कोई नहीं, छोड़ो इसे, आगे बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहाँ एक डिस्प्लेसमेंट में ही दुखी हो रहे थे वो, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में दुखी नहीं, खुशी मिलेगी। चलो पढ़ते हैं, क्यों खुशी मिलेगी, कैसे मिलेगी। प्रेसिपिटेट का मतलब जान चुके हैं, है ना, स्टार्टिंग में मैंने बताया था प्रेसिपिटेट क्या होता है। जब दो सॉल्युबल लिक्विड्स को साथ में मिलाते हैं, व्हेन सॉल्युबल सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जब सॉल्युबल सब्सटेंस साथ में मिलती है और एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म करती है जो कि सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में, वो होता है प्रेसिपिटेशन का रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा आम बात है, प्रेसिपिटेट होता है वहाँ पर। जैसे देखो मैंने सोडियम सल्फेट को
बेरियम सल्फेट एक्वा सोल्यूशन है, मतलब अच्छे से घुले मिले होंगे, पानी में मिलाया तो आराम से घुलेंगे ही। सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या होगा, ये इसके साथ सोडियम हमारा सल्फेट के साथ बोर हो रहा था और बेरियम क्लोराइड के साथ बोर हो रहा था, तो इन्होंने अपने दोस्त एक्सचेंज कर लिए। तो बेरियम की दोस्ती सल्फेट के साथ हो गई और सोडियम की दोस्ती क्लोराइड के साथ हो गई। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट को जब हम बेरियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं रिएक्ट, तो बेरियम सल्फेट फॉर्म होता है और सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। सोडियम क्लोराइड इज कॉमन सॉल्ट फॉर्म होता है। और बेरियम सल्फेट इज प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा, वो नीचे जाके शांति से अपनी बातें करेगा। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा क्योंकि इनकी दोस्ती कुछ ज़्यादा ही अच्छी बन गई, सबसे भारी दोस्ती, तो भारी दोस्ती थी, इसलिए NaCl उसका दबाव सह नहीं पाया और वो नीचे चला गया, इसलिए बेरियम सल्फेट ना, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा व्हाइट कलर का। ओके, अब इसमें एक और टाइप होता है डबल डिस्प्लेसमेंट का, वो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब एसिड और बेस जब रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे, है ना, यहाँ पे ओनली सॉल्ट आया था और एक प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया। अगर यहाँ पर वाटर आता तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है एसिड बेस की वजह से, अगर तो वो हो जाता न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका भी देखते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड एक एसिड है, तो इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया और अपने दोस्त चेंज किए, तो क्या हुआ उसकी वजह से, सोडियम क्लोराइड नमक बन गया और वाटर हमारा H2O एक अलग दोस्ती बना ली उसने, वाटर बन गया, वो अलग बन गया। हाँ, ज़्यादा ही जोश में आ गया। ठीक है, अब लास्ट रिएक्शन होता है रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, रिडॉक्स रिएक्शन में 4 चीजें आती हैं। पहली होती है ऑक्सीडेशन मीन्स या तो वो ऑक्सीजन उसमें आ जाए या उससे हाइड्रोजन चली जाए। ठीक है, या तो उसमें ऑक्सीजन आ जाए या उससे हाइड्रोजन चली जाए, या वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दे, या तो उसमें ऑक्सीजन आ जाए या उसमें हाइड्रोजन रिमूव हो जाए या वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी उसकी। रिडक्शन कब होगी, जब वो उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, है ना। इसका बिल्कुल उल्टा, या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए या ऑक्सीजन रिमूव हो जाए और इलेक्ट्रॉन या तो वो ले ले, तो रिडक्शन हो जाएगी। और किसी किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं तो वो होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम है प्यारा सा, छोटा सा नहीं, है ना, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, बहुत सिंपल है, जो भी एलिमेंट या जो भी एटम रिड्यूस होगा वो होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि वो खुद रिड्यूस हुआ, उसने दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया। वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट वो खुद वो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा ऑक्सीडाइज एलिमेंट, जो भी ऑक्सीडाइज होगा वो एलिमेंट होगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि उसने दूसरे को रिड्यूस कर दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा और रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस कर देगा। ओके, इसका एक उदाहरण है ये, क्लैपिंग करो क्लैपिंग, सब आवाज मेरे को सुनाई दे जाएगी अपने आप। क्या सो देखो, यहाँ पे ये रिएक्शन हुआ, इसमें क्या हुआ, कॉपर जो था हमारा उसने अपनी ऑक्सीजन छोड़ दी। क्यों कि देखो यहाँ उसने ऑक्सीजन छोड़ दी, है ना, ऑक्सीजन यहाँ चली गई तो ऑक्सीजन इसके पास नहीं रही, अब तो वो रिड्यूस हो गया और इसने दूसरे को ऑक्सीडाइज करा, H2O बन गया। हाइड्रोजन को इसने ऑक्सीजन दे दी तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसने दूसरे को किया, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। कितना अच्छा बच्चा है ना। ऑक्सीडेशन, देखो यहाँ हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ले ली, इसलिए ऑक्सीडेशन हो गया। बट इसने क्या किया, कॉपर को रिड्यूस कर दिया और खुद उसकी ऑक्सीजन छीन ली, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट भी हो गया। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट भी ये हो गया।
अब इसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट आती है, अगर आपसे पेपर में ये चारों चीज़ें पूछी जाए एक रिएक्शन को देकर, तो आंसर कहाँ से देना है? प्रोडक्ट साइड से आंसर बिल्कुल नहीं देना है। प्रोडक्ट साइड से अगर आंसर दोगे तो 0 अंडा मिल जाएगा पेपर में, 0 अंडा मिल जाएगा पेपर में। और ऐसे लाल लाल रंग के अंडे नहीं लाने हैं। तो रिएक्टेंट साइड से आंसर देना, प्रोडक्ट साइड से आंसर बिल्कुल मत देना। रिएक्टेंट साइड से आंसर देना इन चारों चीज़ें अगर पूछी जाए तो। ओके, अब थोड़ा सा ही बचा है, कितनी जल्दी हमने कवर किया, थोड़ा सा ही बचा है। अब है डेली लाइफ पे इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, क्या पड़ते हैं इफेक्ट्स। सबसे पहला इफेक्ट बहुत ही नॉर्मल इफेक्ट होता है ये, और बहुत ही हानिकारक इफेक्ट होता है क्रोजन। क्रोजन यानी कि रस्ट, जंग लग जाना। क्यों जंग लगता है? क्योंकि जब आयरन ऑक्सीडाइज होता है, उसके साथ ऑक्सीजन और वाटर मिल जाता है, मॉइस्चर मिल जाता है, आयरन ऑक्सीडाइज होता है, तो रस्ट फॉर्म होती है। रस्ट का केमिकल फॉर्मूला ये होता है, रस्ट फॉर्म होती है। और यही कारण है कि आयरन क्यों इतना सड़ता है। मॉइस्चर के वक्त वो बहुत सड़ता है। मॉइस्चर में क्या होता है, नमी होती है, तो उसमें पानी तो होता ही है, ऑक्सीजन भी होती है, तो इसके कारण आयरन पे जंग लग जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? खाने का सड़ना, सड़ा हुआ खाना नहीं खाना कभी भी। ठीक है, तो खाने का सड़ना भी रेंसिडिटी, रेंसिडिटी कहते हैं उसको, खाने का सड़ना। तो इसको बचाएंगे कैसे? तो बहुत ही नॉर्मल उपाय है, या तो उसे एयर टाइट कंटेनर में डाल दो जिसमें हवाएं ना घुसे, तो धीरे धीरे खराब होगा, जल्दी नहीं होगा खराब, 1-2 दिन में खराब नहीं होगा। तो बिल्कुल एकदम टाइट वाले कंटेनर में डाल दो जिसमें ऑक्सीजन जा ही ना पाए, बेचारी बाहर ही भटकती रह जाए पर अंदर ना जा पाए ना, इसका रास्ता रोक दो। या फिर उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दो। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब जो ऑक्सीजन अगर आए तो उसको मतलब आने ना दे, उस पर प्रभाव ना डालने दे, बेचारे ऑक्सीजन को पूरा होपलेस कर दे, उसका प्रभाव ही ना डालने दे फूड पे, तो एंटीऑक्सीडेंट डाल दो। फ्रिज में भी रख सकते हैं ना। ठीक है। सो आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क इसका आंसर कमेंट में, जैसे ही कमेंट बॉक्स खुलेगा, कमेंट में जो टॉप 3 स्टूडेंट्स इसका आंसर देंगे मुझे, उनका नेम नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, उनका नेम नेक्स्ट वीडियो में आएगा। जो भी टॉप 3 स्टूडेंट्स होमवर्क का आंसर मुझे देंगे कमेंट में। ठीक है। तो है क्या क्वेश्चन, आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है कि कौन से टाइप का रिएक्शन है ये। ठीक है, ध्यान से देख लो, टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है आपको, और टॉप 3 स्टूडेंट्स का नेम ही आएगा ओनली कमेंट में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी करना कि अगली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपका कमेंट में टॉप 3 में नेम आएगा तो उसकी आप नेक्स्ट वीडियो में अपना नाम देख सके, नेक्स्ट वीडियो मिस ना करे, इसलिए सब्सक्राइब कर देना। और एक और चीज़, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको इस पूरे चैप्टर के मेरे खुद से बनाए हुए नोट्स मिल जाएंगे। उन नोट्स को देख लेना, अच्छे से पढ़ना, उन नोट्स से वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको कुछ और भी नोट्स तो मैं दे रही हूँ, आपको लेक्चर्स भी पढ़ा रही हूँ, अगर कुछ और भी चाहिए तो बताना, तो हम वो भी चैनल पर ज़रूर लाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।